तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का पहला प्रश्न क्या दिया गया है, करें कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। अगर आप सभी को किसी भी प्रश्न का आंसर मालूम हो तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि आप सभी कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेगास्थनीज इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विधा अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौशाम्बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न 3rd नंबर का है कि शून्य की खोज किसने की थी। शून्य का खोज किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या उस समय उपयोग में लाए जाते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधि कब्रों, यानी कि उस समय बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधि कब्रें मिला करती थी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न है 5 नंबर, करें कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ऐसा कौन सा पुस्तक है जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि न्यूमेटिक्स क्या है। न्यूमेटिक्स क्या है। तो इसकी बात करें तो ये सिक्के और धातुओं का अध्ययन होता है, यानी कि जो धातु और सिक्के के अध्ययन करते हैं उससे न्यूमेटिक्स कहा जाता है, न्यूमेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हितोपदेश के लेखक कौन है। तो हितोपदेश के लेखक की बात करते हैं। अगर आप सभी की एग्जाम ओरिएंटेड बात किया जाए तो आप सभी की एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बुक और लेखक से जरूर पूछा जाएगा, या चाहे वो करंटली पूछ लिया जाए या आप सभी के प्राचीन से पूछ लिया जाए, लेकिन 1-2 प्रश्न आप सभी के लेखक और बुक से जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नारायण पंडित इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भरत मुनि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। और फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। एंड लास्ट में आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी ने 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं, ताकि आप सभी के एग्जाम में क्या स्कोर रहने वाला है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 9 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत की बात करते हैं कि प्रारंभ हुआ था तो 58 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है
एंड स्टेइंग आगे वाले प्रश्न की बात करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे कि अंकुर वाट कहाँ स्थित है। तो अंकुर वाट की बात करते कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंबोडिया में स्थित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे, यानी कि जो पूरा पाषाण काल के जो आदि मानव हुआ करते थे, आपसी की बात करते सिंधु सभ्यता से प्राचीन उससे पीछे जो आदि मानव रहा करते थे, जो हमारे पूर्वज जो थे वो अपने मनोरंजन के क्या साधन को उपयोग करते थे। शिकार करते थे, जुआ खेलते थे, संगीत गाते थे या घुड़सवारी करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो शिकार करके अपनी मनोरंजन करते थे, यानी कि शिकार करना ही उनका मनोरंजन का साधन था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी चाल को लिथिक एज चालकोलिथिक एज कहा जाता है, यानी कि किस पाषाण युग को, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि 100 प्रवासदत्ता के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बौद्ध धर्म दर्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर कि उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मिलिंद पढ़ो। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रोमोमेनन मनुष्य। क्रोमोमेनन मनुष्य ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते, थोड़ा सा क्लास को फास्ट लेकर चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एंड टाइम बहुत कम है, ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 17 नंबर कि ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है, किस खुदाई से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरिक मेडू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है। तो वो हो जाएगा आप सभी का ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, ब्राह्मी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी कि मानव ने सर्वप्रथम कौन अनाज को प्रयुक्त किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गेहूं और जौ था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 20 नंबर प्रश्न है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रुद्र दमन के
ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्ण के नाम से दी पेरिस ऑफ दी इरिचियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरिका मेड़ू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 22 नंबर कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रहकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रह करके दफनाया जाता था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर की भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो भीमबेटका की बात करें तो गुफाओं के चित्रकला शैली के लिए, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगा। और पहली बार यहाँ पर आदि मानव ने जानवर का चित्र यहाँ पर चित्रकारी किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 24 नंबर कि मालती माधव के लेखक कौन है? मालती माधव के लेखक कौन है? तो भवभूति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा भवभूति। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा न्यूनतम समझा जाता है? तो क्रोमोमेनन मानव हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस हो जाएंगे। हेरोडोटस इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो तक्षशिला की बात करते तो सिंधु और झेलम नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वह अंग्रेज कौन था जिसने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन एक खदान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सोहगौर ताम्रपत्र। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 30 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? कौन सी लिपि थी? तो खरोष्टी लिपि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारी का निगम था? तो ये हो जाएगा आप सभी का मणिग्राम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पुलकेशिन प्रथम का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा ये 601 वर्ष हो जाएगा। 601 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 33 नंबर है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कौन सी धारणा हो जाएगी? तो कर्मवाद का सिद्धांत एक जैसा है। कर्मवाद का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 35 नंबर कि बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो 35 का हो जाएगा आप सभी का इनमें से सभी, यानी कि इस सभी के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि कौन सुमलित नहीं है, यानी कि 36 में ये देखना है कि आखिर कौन सुमलित नहीं है, कौन गलत है। तो हिंदू धर्म गीता हो जाएगा, मुस्लिम धर्म कुरान, बौद्ध धर्म धम्मपद और जैन धर्म बाइबिल। यानी कौन सा गलत है इसमें देखना है। तो जैन धर्म का बाइबिल नहीं होता, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ये गलत है। तो 37 नंबर है कि निम्नलिखित युग्म में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्पूर मंजीर हर्ष हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त प्रयुक्त धातु आप सभी के हो जाएगा तांबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि तांबा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में वैद्य कौन थे। तो वैद्य की बात करते कि वैद्य कौन थे, तो एक गणतांत्रिक जनजाति है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी चालकोलित एज कहा जाता है। तो चालकोलित एज की बात करते हैं तो आपसी के ताम्र पाषाण काल को कहा जाता है, पाषाण युग को कहा जाता है। इसकी बात करें भाष्य हो जाएंगे, वेटिंग फॉर 1 मिनट एंड चेक दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर है। तो आपसी के ये हो जाएगा आप सभी का संगम साहित्य मिलित पाढ़ो हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो आप सभी का इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आप सभी से अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के अभिलेख नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का करें कि निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं। तो पाटलिपुत्र ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की युग की बात करें तो गुप्त युग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अल्बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। अल्बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो महमूद गजनवी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। तो ये हो जाएगा आप सभी का औरंगजेब ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि अंग्रेजों ने सुल्तानाती कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदार कितने में खरीदी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1200 रुपया में सिर्फ खरीदा था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास को यहीं तक एंड करते। अगर आपसे तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। तो कारागम धार्मिक लोक नृत्य की बात करते कि किससे संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में केरल से, बी में तमिलनाडु से, सी में आंध्र प्रदेश से और डी में है कर्नाटक से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमिलनाडु से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में एशिया, बी में यूरोप, सी में अफ्रीका और डी में ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न जो आप सभी से पूछा जा रहा है
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करे कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल? तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है यहाँ पर कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वो कौन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या अन्य कोई था? तो फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक था जो कि अपने सच्चे जैन मुनि की तरह उपासना के में अपने शरीर को त्याग दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी से कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो फिफ्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? तो 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी का कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो अंग्रेजों के बारे में बात करते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1858 में। अगर स्टूडेंट आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुई है? तो जलियांवाला बाग दुर्घटना की बात करते कि किस सन में हुआ था? तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 ईस्वी में, ठीक है ना। 13 अप्रैल 1919 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है 8 नंबर प्रश्न की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन या होम रूल या इनमें से कोई नहीं? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि होम रूल। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या पंजाब? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था जो कि सिंधु नदी के तट पर मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा फसल है जिसका ज्ञान जो वैदिक काल के जो लोग थे उनको इनका ज्ञान नहीं था कि यार कुछ ऐसे ही फसल होते हैं। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तंबाकू। तंबाकू एक ऐसा फसल था जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था कि तंबाकू का फसल भी होता है, जिसमें कि चावल की खेती और गेहूं की बात की जाए तो उस समय था, लेकिन तंबाकू नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। चेर का या कदम्ब का या चोल का या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और आज की इस क्लास के अंदर आप सभी के टोटली 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला। चलिए 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश की संस्थापक की बात करते हैं स्टूडेंट कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर ई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैयद वंश। सैयद वंश का राज क्या हुआ, स्थापित हुआ। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी, किसके द्वारा किया गया था। तो 15 का जगह यानी कि वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरोजिनी नायडू को कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि सूरत के फुट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई। तो सूरत के फुट की बात करें तो कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी। तो 17 का जगह भी, यानी कि नरम दल वाले के पास आ गई थी। ठीक है, नरम दल के वाले के पास आ गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है। तो 18 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो गद्दार पार्टी की स्थापना की बात करते हैं स्टूडेंट की गद्दार पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1913 ईस्वी में गद्दार पार्टी की स्थापना किया गया था।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का 20 नंबर की किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 21 नंबर करे कि किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? 21 का हो जाएगा ए, यानी कि स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने भारत के अशांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं? निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक इज राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 23 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? तो 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लाल बाल पाल त्रिगुण का कौन व्यक्ति भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 24 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो 24 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोथल। लोथल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 25 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? तो 25 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जहांगीर ने कहा था। जहांगीर ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासन काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? 27 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि शाहजहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 28 नंबर क्वेश्चन है कि राजपूताना के निम्न राज्यों में किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? 28 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेवाड़ हो जाएगा। मेवाड़ ने इसको स्वीकार नहीं किया था। अगला क्वेश्चन आपसे 29 नंबर की दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? 29 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का कि मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो ये आप सभी की आज के क्वेश्चन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप सभी के लिए करने के लिए छोड़ा जा रहा है। एंड स्टूडेंट जस्ट इसके बाद आप सभी को दूसरा प्रैक्टिस सेट आएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ और प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। आप सभी को सारे क्वेश्चन को हल करके जाना है, ठीक है ना? तो आज के क्लास यहीं तक एंड करते हैं। ओ माय